नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य नारायण। आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की यह वीडियो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे है। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा मसौदा कैबिनेट ने पास कर दिया है और यह पॉलिसी की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। पिछले 34 सालों में अभी तक कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुई थी। पिछली बार जब 1986 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तब ऐसी कोई पॉलिसी आई थी, उसमें भी कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं देखे गए थे। लेकिन इस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप देखोगे जो कि आपको आश्चर्य होगा। तो आज की वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे। मैं आपको संक्षिप्त रूप में, छोटे से छोटे रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, ईजिली समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस का क्या असर पड़ेगा आगे के सालों में। और तो हम देख सकते हैं कि सरकार का जो ध्यान था वो एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस रिफॉर्म्स करने पे शुरू से ही था। 2014 में जैसी गवर्नमेंट आई थी तो 2015 में गवर्नमेंट ने टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी बनाई। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी को बोला गया कि आप एजुकेशन पॉलिसीज में जो रिफॉर्म्स आपको मतलब लगता है उसको तैयार कीजिए। उसके बाद उन्होंने तैयार भी किया और एक साल में जब गवर्नमेंट को दिखाया तो गवर्नमेंट इतना अच्छा मतलब उनका रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद 2016 में के कस्तूरी रंगन कमेटी, इसको याद रखना आप, के कस्तूरी रंगन कमेटी, उनका जो उन्होंने जो मसौदा तैयार किया 2016 में उनको बोला गया था और फिर 2019 में उन्होंने क्या कहते हैं गवर्नमेंट को सौंपा वो मसौदा कि ऐसे ऐसे ये बदलाव की ज़रूरत है और ये करना है। तब उनका मसौदा स्वीकारा गया और 29 जुलाई 2020 के दिन गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने यह पास कर दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि यह अभी एक बिल है, ठीक है। यह एक बिल है जो कि पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, देन उसके बाद यह कानून के रूप में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मंत्रालय का नाम ही बदल दिया गया है। मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय पहले जो था, अब उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन जो था उसको नीति आयोग उसका नाम दे दिया था, ऐसे ही ये भी मंत्रालय का नाम चेंज किया गया है। दूसरा हम जो देखते हैं, जो 10+2 वाला फॉर्मेट था अब उसको हटा दिया गया है। 10+2 वाले फॉर्मेट की जगह अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता ही होगा वैसे 10+2 का क्या फॉर्मेट था, कि वन गो में पहले बच्चा 1 से 10वीं तक पढ़ेगा, देन उसके बाद 2 साल जो होगा उसको स्ट्रीम चूज करके, आपको आपको पता है कि जैसे आप क्या कहते हैं 10th के बाद स्ट्रीम चूज करते हो, मुझे साइंस लेनी है, साइंस बैकग्राउंड में जाना है, ह्यूमैनिटीज लेनी है या फिर कॉमर्स लेना है, वो वाला अब सिस्टम हटा दिया गया है। 10+2 वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है और अब 5+3+3+4 का सिस्टम चालू कर दिया। तो आप इस नए फॉर्मेट को पहले समझिए कि 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पर जो पहले 5 साल होंगे किसी बच्चे के, उस 5 सालों में 3 साल जो होंगे वो प्री प्राइमरी की क्लासेस होंगी जो कि प्ले स्कूल होता था, और जो 2 क्लासेस है वो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की क्लासेस होंगी। ये जो साल है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पॉलिसी में, इस टाइम बच्चे का फाउंडेशन स्टेज होता है। बच्चों को क्या कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो फाउंडेशन स्टेज की जितनी भी पढ़ाई होगी, जितनी भी क्या कहते हैं उसको, उसके बौद्धिक विकास के लिए जो जरूरी होगा केवल वह पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद जो 3 साल का है 5+3 वाला, +3 में जो करवाया जाएगा वो कौन सी क्लासेस होंगी, क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्लासेस ऐसे होंगी जहां पर बच्चे को गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से परिचित करवाया जाएगा। क्योंकि ये क्लासेस ऐसे होती हैं, फिफ्थ तक जो होता है हमारा बचपना गया नहीं होता है, तो इस समय हमको इन नए विषयों से परिचित करवाया जाएगा। देन उसके बाद अगर हम देखें जो अगला 3 है, 5+3+3 वाला है, जो 3 है, यहाँ पर आपकी क्लासेस कौन कौन सी होंगी, 6th 7th 8th। यहाँ पर जो सबसे नया बदलाव, जो सबसे अच्छा बदलाव हम देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करवाया जाएगा। ज़्यादा एकेडमिक पे नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एकेडमिक काम चलेगा। तो जैसे अगर आप क्या कहते हैं आपको पेंटिंग का शौक है, तो आप पेंटर के यहाँ जाकर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इंटर्नशिप का जो प्रोविज़न था वो हम कॉलेजेस में देखते हैं अभी, लेकिन ये जो प्रोविज़न है अब ये 6th के बाद भी बच्चा कर सकता है, 6th 7th 8th में भी कर सकता है। अगला जो 4 है, इसमें क्लासेस आपकी जो मेन क्लासेस होती है 9th 10th 11th 12th,
इन क्लासेस के लिए जो बहुत बड़ा बदलाव है वो क्या है कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम क्या था? तो जैसे कि आपको ही पता है कि आपको 11th के बाद चुनना पड़ता था कि आपको साइंस में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है। अब वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि होता क्या था कि अगर आप कोई एक स्ट्रीम लेते थे तो आपको उसी की पढ़ाई करनी पड़ती थी। जैसे अगर आप कॉमर्स लेते हो तब आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते हो, या फिर अगर साइंस लेते हो तब आप क्या कहते हैं ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते थे 11th-12th में। लेकिन अब जो है वो स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। इन क्लासेस में जो पॉलिसी बनाई गई है वो ये है कि सब्जेक्ट्स का गहन चिंतन होगा, मतलब उसको डेप्थ में हम बच्चा जाकर पढ़ेगा जो उसको पढ़ना है। ये जो बदलाव है वो सबसे ज़्यादा अच्छा बदलाव है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए होता क्या था अभी तक कि अगर आपको कोई डिग्री करनी है, सपोज आपको बीकॉम कर रहे हो आप, तो 3 साल के लिए आप बीकॉम करोगे, बीटेक कर रहे हो तो 4 सालों के लिए आप बीटेक करोगे, तो आपको उन 4 सालों में करना पड़ेगा कैसे भी। अगर आप बीच में कहीं छोड़ते हो तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती थी। यहाँ पर आप क्या देखोगे, अब इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं कि आप सपोज क्या कहते हैं 3 साल की कोई, आप पहला साल जो है, अगर पहले साल में आपको सर्टिफिकेट देंगे, आप पहले साल कोई भी कोर्स करोगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। ओके, फिर उसके बाद चौथे साल में आप डिग्री प्रोग्राम, फिर आप एमए कर सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे मेन है, एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल की कोई अब एमफिल नहीं होगा, आप पीएचडी करोगे सीधा। तो ये बदलाव देखा गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए क्या होता था, जैसे अगर आपको बैंक लोन वगैरह लेना होता था तो आपका एक क्रेडिट पॉइंट जुड़ता था, अगर आपको पता होगा। तो क्रेडिट पॉइंट से क्या होता था, आपकी बैंक में लोन में लेने की जो क्या कहते हैं आपको हेल्प मिलता था। यहाँ पर भी आपका एक डिजी लॉकर पे आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। वो क्रेडिट क्या होगा, सपोज आप पहले साल कोई कोर्स करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरे साल आप अगर आप और कोई कोर्स करते हैं तो जब आप जॉब लेने जाएंगे तो आप डिजी लॉकर के उस क्रेडिट को दिखा सकते हैं कि मेरे इतने क्रेडिट जुड़े हैं। सर्टिफिकेट करने से आपको इतने क्रेडिट मिलेंगे, वो करने से इतने क्रेडिट मिलेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट की काउंटिंग होगी, आपने जितने कोर्सेज कर रखे हैं उसी के हिसाब से आपको क्रेडिट। हम पूरी पॉलिसी के मुख्य विषयों पर चर्चा करें, अंत में अगर मैं बोलूं अगर आपको कि मुख्य विषय को जो कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो क्या है कि एक राष्ट्र एक पद्धति पे काम किया जाए। एकेडमिक जो भी क्या कहते हैं आपका डिसीजन होगा वो पूरे इंडिया में एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कहते हैं कोई किसी स्टेट में कुछ और चल रहा है, जो भी बुक्स वगैरह पढ़ाई जाएंगी वो भी एक होगा। देन उसके बाद जो 5वीं तक की शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी। अब इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, ये नहीं कि आपको इंग्लिश ही क्या कहते हैं मीडियम चूज करना पड़े, वो खत्म कर दी गई है। आप मातृभाषा में कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश को हटा ही दिया गया है, इंग्लिश आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। देन उसके बाद एक जो मेन बात है मैंने आपको बताई कि 6th 7th 8th यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दी जाएगी, इंटर्नशिप चालू करवाया जाएगा, ये बहुत मुख्य बात है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी जो एग्ज़ाम होते थे वो लास्ट ईयर में होते थे, वो सेमेस्टर 2 का होता था। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि 2 सेमेस्टर होंगे एक साल में, 9 से 12 तक का। और इसके अलावा 360 असेसमेंट में काम चल रहा है। मतलब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे काम चलेगा। बच्चों को पढ़ाई के अलावा, एकेडमिक के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके नंबर दिए जाएंगे, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि इस बच्चे का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। 12वीं के बाद कॉलेज का दाखिला अब इंट्रेंस बेस पे होगा, जो कि पहले मेरिट बेस पे होता था। यहाँ पर इंट्रेंस बेस प्लस मेरिट का जो प्रोविज़न यहाँ पर देखा गया है पॉलिसी में कि आपका क्या कहते हैं मेरिट के साथ साथ इंट्रेंस भी लिया जाएगा। इंट्रेंस में आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो केवल एकेडमिक के नहीं, आपका पूरे क्या कहते हैं हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में होगा। ये बहुत ही अच्छा बदलाव है, क्योंकि हम अगर देखें तो कई बच्चों को कॉलेज में दाखिला इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके नंबर नहीं आ। एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी बनाई जाएगी, किसके लिए, पूरे देश के एकेडमिक के प्लान के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी बनाई जाएगी। मेडिकल और लीगल इन दोनों एकेडमिक्स को छोड़कर मेडिकल और लीगल एकेडमिक्स के लिए एक अलग से रेगुलेटर बॉडी होगी, उनका अलग अलग रेगुलेटर बॉडी होगी। अदरवाइज पूरे इंडिया के एकेडमिक्स के लिए, एकेडमिक प्लानिंग के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी बनाई जाएगी।
तो ये जो बिल पास हुआ है ये कुछ ही दिनों में कानून का रूप ले लेगा, और कानून का रूप जब ले लेगा तो एक नया बदलाव जो कि हम देख सकते हैं वो होगा। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो एजुकेशन का जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट है उसको भी बढ़ाया गया है। जीडीपी का अब 6%, जो कि पहले 2% लगभग था, अब 6% जो जीडीपी का होगा वो एजुकेशन सेक्टर में खर्च होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारे बदलाव को हमको देख के क्या लगता है कि ये जो बदलाव है वो आदर्श स्थिति है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या होगा वो हम आगे के कुछ सालों में देख सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा बताए हुए पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे से जुड़े रहें।